हेलो फ्रेंड्स। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में ये देखा जाता है कि एंटीजन जनरली फिक्स्ड होता है, जबकि एंटीबॉडी इसमें फ्री होती है। अब होता क्या है कि सबसे पहले टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होगा कि सेल डिस्ट्रक्शन होगा, इन्फ्लामेशन भी हो सकता है, या फिर नॉर्मल फंक्शंस इंटरफेयर हो सकते हैं। मतलब एंटीबॉडीज कोई सेल्स अगर कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो या तो उसको इनहेंस कर सकती है, ओवर स्टिमुलेट कर सकती है, या तो उसको डिक्रीज कर सकती है। तो तीन पाथवे होते हैं जिसमें टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी पैथोजेनेसिस कॉज करती है। या तो सेल का डिस्ट्रक्शन करेगी, या इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करेगी, या नॉर्मल फंक्शन को इंटरफेयर करेगी। तो सबसे पहले, और इसमें जो एंटीजन हो सकते हैं या तो वो सेल्फ एंटीजन हो सकते हैं, जैसे कोई सेल और टिश्यू एंटीजन, या कोई एक्सोजेनस एंटीजन, या जो कि केमिकल हो सकता है, या माइक्रोबियल प्रोटीन हो सकती है। एंटीबॉडीज में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में या टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में भी होता है। तो ये भी एंटीबॉडी डिपेंडेंट हाइपर सेंसिटिविटी होती है। अब जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी की जो पैथोजेनेसिस होती है उसको हम तीन पार्ट में पढ़ेंगे। एक होता है ऑप्सोनाइजेशन एंड फैगोसाइटोसिस, सेकंड पाथवे थ्रू विच टाइप 2 hypersensitivity works is inflammation, and third is cellular dysfunction। तो सबसे पहले ऑप्सोनाइजेशन एंड फैगोसाइटोसिस देखते हैं, उसका हम एक एग्जांपल लेंगे और उससे समझेंगे कि ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया, जैसे कि इसमें क्या होगा। एनीमिया से पता चल रहा है कि आरबीसी की लिसिस होगी। ऑटो इम्यून है। ऑटो इम्यून का मतलब ये होता है कि आरबीसी के सेल्स पे प्रेजेंट एंटीजन को बॉडी फॉरेन समझ के उसको मारना शुरू कर दे, जिसकी वजह से वो स्प्लीन में जाके बहुत ज्यादा अमाउंट में उनका रप्चरिंग शुरू हो जाए, और आरबीसी का जब नंबर घटना शुरू होगा तो अल्टीमेटली वो एनीमिया कॉज करेगा। तो होता क्या है कि ये पैथोजेनेसिस होती क्या है। इसमें जो टारगेट एंटीजन होता है वो रेड सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन एंटीजन, जो कि आरएच एंटीजन होता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनना शुरू हुई। तो होगा क्या कि इसके ऊपर आएगी आईजीजी एंटीबॉडी, इस एंटीजन को चारों तरफ से कोट करेगी, और जिसकी वजह से ये आरबीसी का सेल क्या हो जाएगा, ऑप्सोनाइज। ऑप्सोनाइज सेल जब स्प्लीन से पास होगा तो स्प्लीनिक मैक्रोफेज पे इस आईजीजी एंटीबॉडी के अगेंस्ट रिसेप्टर्स होंगे, एफसी रिसेप्टर्स, जो इस आईजीजी एंटीबॉडी को पहचानेंगे ऑप्सोनाइज सेल को, और ये अपने अंदर ले लेंगे, जिसकी वजह से एनगल्फमेंट होगा, फिर फैगोसाइटोसिस होगी और किलिंग होगी, और आरबीसी किल कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से आरबीसी का नंबर कम होना शुरू होगा और अल्टीमेटली एनीमिया कॉज करेगा। तो हमने फिर से एक बार देखते हैं कि किस तरीके से रेड सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन हमारा टारगेट एंटीजन था, उसको आईजीजी एंटीबॉडी ने कोड किया, जिसकी वजह से इसको ऑप्सोनाइज सेल कहेंगे। ये ऑप्सोनाइज सेल जब स्प्लीन से पास होगा तो स्प्लीनिक मैक्रोफेज के पास एफसी रिसेप्टर्स होंगे, जिसकी वजह से ये ऑप्सोनाइज सेल्स को पहचानेंगे और ये इनगल्फ करेंगे और फैगोसाइटोसिस हो जाएगी। अल्टीमेटली इसकी किलिंग हो जाएगी। दूसरा फैगोसाइटोसिस का मोड ये होता है कि कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। जब ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का जब फॉर्मेशन होगा, या जब ये एंटीजन एंटीबॉडी बनेगी, तो इसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होंगे, मेनली C3b। और ये C3b एक्सप्रेस हो जाएंगे इस आरबीसी की सरफेस पे। और इस C3b के लिए मैक्रोफेज जो होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होती है C3b रिसेप्टर्स। ये C3b रिसेप्टर्स के थ्रू ये आरबीसी को मैक्रोफेज पहचानेगा, इसमें एनगल्फ करेगा और फैगोसाइटोसिस होगी और किलिंग हो जाएगी। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में C5b से लेकर C9 तक का कॉम्प्लेक्स का भी फॉर्मेशन होता है, कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेशन, जिसको हम मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन से क्या होगा कि ये अगर कोई सेल है और मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया, तो इसमें ये पोर्स कॉज कर देगा। और इस पोर की वजह से क्या होगा कि मेम्ब्रेन की जो इंटीग्रिटी है वो डिसॉल्व हो जाएगी, और मेम्ब्रेन अल्टीमेटली रप्चर हो जाएगी। और अगर ये माइक्रोबियल कोई माइक्रोब है, फॉरेन माइक्रोब, अगर उसकी वॉल है तो ये रप्चर हो जाएगी, या कोई प्रोटीन है जो कि फॉरेन इन नेचर बिहेव कर रहा है वो रप्चर हो जाएगी, और अल्टीमेटली उस सेल की डेथ हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मतलब ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स की वजह से जो होल ड्रिलिंग होती है लिपिड बाइलेयर में, वो और केवल उन सेल्स में इफेक्टिव है जिसमें थिन सेल वॉल प्रेजेंट हो। इन सारे फिनोमेना थ्रू कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन या डायरेक्ट फैगोसाइटोसिस की वजह से सब में फैगोसाइटोसिस हो रही है, जिसकी वजह से आरबीसी का नंबर कम होगा और सीवियर एनीमिया कॉज करेगी।
इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि कुछ सेल्स में एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी होती है, जिसमें फैगोसाइटोसिस तो नहीं होगा। मतलब ये है कि अगर कोई ऑप्सोनाइज सेल्स होंगी, उसको नेचुरल किलर सेल्स थ्रू इट्स एफसी रिसेप्टर्स इस एंटीबॉडी को रिकॉग्नाइज करेगा और पूरी ऑप्सोनाइज सेल्स को डायरेक्टली सेल लिसिस कॉज करेगी और सेल लिसिस हो जाएगी। इसका एग्जांपल्स ऑप्सोनाइजेशन एंड फैगोसाइटोसिस मीडिएटेड किलिंग, सेलुलर किलिंग के और भी एग्जांपल्स होते हैं। मतलब और जगहों पे कहाँ देखे जाते हैं, हमने तो अभी हिमोलिटिक एनीमिया का कॉज देखा, इसके अलावा कहाँ कहाँ कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं कि भाई गलत ब्लड मत चढ़ाना, तो उसमें जो रिएक्शंस डेवलप होती हैं वो भी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती हैं। एरिथ्रोब्लास्टिस फीटालिस, आरएच पॉजिटिव के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी मदर के अंदर बनाना शुरू होती है, जिसकी वजह से फीटस के अंदर काफी सीवियर एनीमिया होता है सक्सेसिव प्रेगनेंसी के दौरान, वो भी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। कुछ ड्रग रिएक्शंस में भी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। इसका मैकेनिज्म यही बताया जाता है कि ड्रग क्या करती है, एंटीजन जो प्रेजेंट होती हैं सेल के सरफेस पे, उनको मॉडिफाई कर देती है, जिसकी वजह से बॉडी उसको फौरन समझना शुरू करती है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होना शुरू होता है, और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होने शुरू हो जाती है। तो हमने जो पहला वो देखा वो ये था कि ऑप्सोनाइजेशन एंड फैगोसाइटोसिस। अब दूसरा मीडिएट पाथवे देखेंगे जिसमें इन्फ्लेमेशन के थ्रू इन्फ्लेमेशन मीडिएटेड होगा हाइपर सेंसिटिविटी, कि हाइपर सेंसिटिविटी जो ऑपरेट कर रही है उसमें इन्फ्लेमेशन कॉज हो रहा है। तो इसके एग्जांपल हो सकते हैं कि गुड पास्चर सिंड्रोम या फिर एक्यूट रूमेटिक फीवर। गुड पास्चर सिंड्रोम में जैसा कि हमको पता है कि ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसमें टाइप 4 कोलेजन प्रेजेंट होते हैं, उसमें नॉन कोलेजनस प्रोटीन एंटीजन होता है जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है, और एंटीबॉडी आकर डिपॉजिट होना शुरू होगी और इन्फ्लेमेशन कॉज करेगी। मतलब जो इंजरी होगी, होगा क्या, इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इस पे आया एंटीजन बाइंड की, एंटीबॉडी आके बाइंड की। जब ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगी। कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लीमेंट सी थ्री फर्दर क्लीव होकर C3 है, C3b में बदलेगा, C5 है। तो जो C3b होता है, होता क्या है कि जो C5A है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये कीमोटैक्टिक एजेंट है फॉर न्यूट्रोफिल्स, तो ये बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स को बुलाएगा इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास। और C3b जो कि बना है, चूंकि न्यूट्रोफिल्स के पास C3b के भी रिसेप्टर्स होते हैं और एफसी रिसेप्टर्स के थ्रू ये एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स बना है उसको पहचानेगा, और C3b रिसेप्टर्स के थ्रू C3b को बाइंड करेगा। जब C3b आके बाइंड करेगा C3b रिसेप्टर्स के थ्रू ये न्यूट्रोफिल, चूंकि देखते हैं क्या हुआ कि C5 है ना कीमोटैक्टिक एजेंट की तरह काम किया, जिससे लार्जर अमाउंट में न्यूट्रोफिल्स यहाँ के अकोमुलेट हुए बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। C3b आया, C3b रिसेप्टर्स को रिकॉग्नाइज किया और न्यूट्रोफिल्स को एक्टिवेट किया। अब जब न्यूट्रोफिल्स एक्टिवेट होंगे तो न्यूट्रोफिल्स क्या करेंगे, अपना कंटेंट रिलीज करेंगे। उसमें क्या क्या रिलीज करेंगे, पहला तो होता है कि प्रोटीएज रिलीज किया। प्रोटीएज क्या करेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करना शुरू करेगा, कोलेजन डाइजेस्ट करेगा, इलास्टिन डाइजेस्ट करेगा, और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज की भी फॉर्मेशन होगी जिसकी वजह से टिश्यू इंजरी होता है। इसके साथ साथ C3A और जो C5 है, ये एनाफाइलेटॉक्सिन्स होते हैं, ये वेस्कुलर परमेबिलिटी को भी इंक्रीज करेंगे। तो इसकी वजह से ये पूरी कंडीशन किसकी है कि इसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है। उसके बाद सेलुलर डिस्फंक्शन तीसरा मोड होता है। होता क्या है कि एंटीबॉडीज जो बनती है ना, वो सेल सरफेस रिसेप्टर के अगेंस्ट बनना शुरू हो जाती है, जिससे नॉर्मल फंक्शनिंग हिंडर होना शुरू हो जाती है। इसका एग्जांपल ये होता है कि जैसे कि हम थायराइड फॉलिकल्स में देखते हैं, थायराइड फॉलिकल्स के ऊपर क्या होता है, TSHR के थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं। इस पे आके एंटीबॉडी बाइंड हो जाती है, और जब ये एंटीबॉडी TSH रिसेप्टर्स पे आके बाइंड होगी, तो क्या होगा कि T3 T4 की सिंथेसिस ओवर स्टिमुलेट हो जाएगी, क्योंकि एंटीबॉडी इसका ओवर प्रोडक्शन कराने लगे, जिसकी वजह से पेशेंट में हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल ये देखते हैं कि माइस्थीनिया ग्रेविस। नॉर्मल समय क्या होता है, एसिटाइल कोलिन सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होता है और एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से बाइंड होता है, जिससे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो यहाँ से प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तक चला और न्यूरो इम्पल्स नॉर्मली कंडक्ट हो जाती है। लेकिन माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है कि ऑटो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो जाता है। ये ऑटो एंटीबॉडीज क्या करती हैं, जाके एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स पे बाइंड कर जाती हैं। जब ये एसिटाइल कोलिन पे
रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड हो जाएंगी तो एसिटाइल कोलिन बाइंड नहीं कर पाएगा। जब एसिटाइल कोलिन बाइंड नहीं कर पाएगा तो नर्व इम्पल्स कंडक्शन प्रॉपर नहीं होगी, जिसकी वजह से मसल वीकनेस हो जाती है। तो ये कुछ पार्ट था जो कि हम देखते हैं टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में।